Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अर्पित चौहान है और मैंने इस साल सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2021 में 20वीं रैंक प्राप्त की है। मैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले का रहने वाला हूं और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है उत्तराखंड के ही गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। यूपीएससी में मेरा जो जर्नी शुरू हुई थी मेरे स्कूल के समय से। मतलब मैंने मन बनाया था कि इस तरफ जाना है और फाइनल जो शेप मैंने उसको कॉलेज में दिया। कॉलेज में मैंने एक डायरेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट की और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। तो पिछली बार मेरी 297 रैंक आई थी और इस बार मेरी 20 रैंक आई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो गलतियाँ पिछली बार की थी, जो कुछ, क्योंकि इतने सारे पेपर्स होते हैं तो स्कोप होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। बट यूपीएससी एग्ज़ाम में ये ख़ास बात है कि आपको अटैम्प्ट्स इतने सारे दिए जाते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं एक गलती किसी अटैम्प्ट में हो जाए तो अगले अटैम्प्ट में उसे सुधारने का मौका मिलता है और यही मैंने भी किया। तो पिछले अटैम्प्ट में मेरी जो गलती हुई थी, मैं कहूँगा कि मेरा थोड़ा ऑप्शनल वीक था और जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, जैसे कि एथिक्स का एक पेपर था जिसमें मेरा स्कोर एवरेज से थोड़ा नीचे था। तो ये 2-3 छोटे छोटे एरियाज़ थे जहाँ पे मुझे पिछली बार के मुकाबले इस बार मैंने काम किया और रिज़ल्ट में भी वो फ़र्क फिर देखा है मैंने। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स मेरा ये तीसरा प्रीलिम्स था और पहली बार में मैंने 2019 में प्रीलिम्स दिया था, तब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फिर पिछले 2 साल से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में कहें तो प्रीलिम्स का पेपर जैसे इस साल भी आपने देखा होगा या पिछले 3 या 4 साल से जो एक पैटर्न बन गया है, तो काफ़ी डायनेमिक पेपर हो गया है, काफ़ी रैंडमनेस पेपर में आ गई है और कुछ ऐसा श्योर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाए तो प्रीलिम्स क्लियर हो ही जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर करंट अफेयर्स की मैगज़ीन हो या कोई न्यूज़पेपर हो या कोई भी किताब का कोई एक पर्टिकुलर सेट हो या नोट्स का सेट हो जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है। कितना भी ज़्यादा आपको अगर प्रीलिम्स में आता है, फिर भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको 35, 40 या 45 हद से हद सवाल के जवाब आते होंगे और कट ऑफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए केवल 40 क्वेश्चन अगर आप लगा के आएंगे प्रीलिम्स में तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए गैस वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रीलिम्स में अब होने लगा है। गैस वर्क से मेरा मतलब है कि आपको आंसर, फाइनल आंसर एग्जैक्टली नहीं आता हो क्वेश्चन का, पर किसी तरीके से आप उस आंसर तक पहुंच पाएँ। तो गैस वर्क के लिए, जो गैस वर्क आपका इम्प्रूव होगा उसके लिए मेरी राय है कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैंने जो 3 प्रीलिम्स दिए हैं तो शुरुआतों के प्रीलिम्स में मैंने करीब 70-80 तक मॉक टेस्ट एक प्रीलिम्स के लिए दिए थे। तो पार्ट मॉक्स दें पहले आप, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम में आपका 1 महीना या 1.5 महीना रह जाए तो रोज़ आप मॉक्स दें और फुल लेंथ मॉक्स को आप आखिरी के 1 महीने में फुल लेंथ मॉक्स पे ध्यान दें, मॉक्स दें। फिर उसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल एग्ज़ाम देकर उसको छोड़ देना एनालाइज़ किए बिना उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और मॉक्स में एक टारगेट अपना सेट करके लें आप कि मुझे कितने क्वेश्चन लगाने हैं प्रीलिम्स में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो स्वीट स्पॉट है वो 80 क्वेश्चन है, कुछ लोग होते हैं जो 95 का टारगेट लेके जाते हैं। तो आपका भी एक टारगेट होना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनली टारगेट 85 से 90 के बीच में रहता था, मैं 88, 89 इस तरीके से आंसर्स में लगाता था प्रीलिम्स में। तो ऐसा ही आपका भी एक टारगेट सेट होना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में जाकर के आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं और कितने मुझे लगाने हैं पूरे प्रीलिम्स में।
तो इससे क्या होगा, अगर आपका गेस वर्क थोड़ा डेवलप हो गया है तो जो जितने भी अगर आपने 30, 35, 40 क्वेश्चन भी अगर गेस वर्क के थ्रू किए हैं तो उसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो आपका कट ऑफ क्लियर होने का चांस काफ़ी इससे इम्प्रूव हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए फाइनली रिवीजन प्लस मॉक्स ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेपर की अगर बात करें तो ऐसे भी फ़िलासफ़िकल एसेज काफ़ी आने लगे हैं, तो फ़िलासफ़िकल एसेज की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है कि आप अगर बहुत सारे एसेज लिख कर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके एसे में स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। लेकिन आप एसे की स्ट्रेटजी को अगर देखें तो राइटिंग उसका एक पार्ट आप रख सकते हैं कि आप 2, 4, 5 अपनी सुविधा के अनुसार कि आप 1.5 घंटे में एक ऐसे पूरा लिख पाएँ, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लें। बट कंटेंट जो ऐसे का होता है वो कहीं से आपको मिल जाएगा अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कंटेंट होता है ऐसे का वो आता है आपके जो भी मेंस का आपको नॉलेज है, आपने ऑप्शनल का आपको नॉलेज है, या करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है। फिर ऐसे में एक डायमेंशन का एक चीज़ कहते हैं कि डायमेंशंस पे ऐसे लिखना चाहिए कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक, काफ़ी सारे डायमेंशन है। तो अगर आप कभी ऐसे लिखते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो आप डायमेंशंस पे जाएं, मल्टीपल डायमेंशंस को अप्रोच किया जाए तो वहाँ से जो है वो जो शीट्स जितनी भरनी होती हैं आपको गिवन 1.5 घंटे में एक ऐसे के लिए, वो आप भर सकते हैं। बात करें जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 की, तो जनरल स्टडीज़ 1 काफ़ी उसमें स्टैटिक चीज़ें हैं, तो वो नोट्स से कवर हो जाता है आपका जो भी आपकी सोर्सेज हैं। और GS 2 और 3 में काफ़ी कुछ पॉलिटी या इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो उसमें डायनेमिक चीज़ें बहुत आ रही हैं पिछले कुछ समय से, कि जो करंट अफेयर चलते हैं उससे रिलेटेड सवाल वो पूछते हैं काफ़ी। तो उसके लिए मेरी जो पर्सनल राय रहेगी वो ये रहेगी कि जो आपके नोट्स होते हैं GS 2 के या GS 3 के जो नोट्स होते हैं वो इस तरीके से आपके कंसोलिडेटेड नोट्स हों कि जब आप करंट अफेयर्स में कोई चीज़ देखें, लाइक जुडिशरी से रिलेटेड या सेक्युलरिज्म से रिलेटेड या इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड या कुछ भी चीज़, तो वो चीज़ आप उठा करके उस न्यूज़पेपर में से या उस करंट अफेयर मैगज़ीन में से आप अपने नोट्स में उसको डाल लें। जैसे GS के आप हेडिंग वाइज नोट्स लेके चलें, और जैसे GS 2 में या GS 3 में जहाँ भी आपको हेल्थ सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर, एजुकेशन, कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट मिलती है, तो वहाँ से उठा के वो चीज़ अपने आप इस स्टैटिक वाले पार्ट में जोड़ लें, ताकि जब आप एंड में मेंस देने के लिए बैठें तो आपके नोट्स इतने सफिशिएंट और इतने कंसोलिडेटेड हों कि जो भी आपसे उस 2 पेज या 3 पेज में आप लिखें वो आपके पूरी नॉलेज का सार हो, कि आपको नॉलेज इतनी है कि 2 पेज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं। बात करें GS 4 की, तो GS 4 एथिक्स पेपर में आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग या जो है वो बाकी तीनों GS से अलग है। GS 4 में एग्ज़ाम्पल्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स या ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम्पल्स या मैथोलॉजिकल एग्ज़ाम्पल्स उसमें डालते हैं, या फिर कोई हाइपोथेटिकल भी अगर आप डाल दें, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इससे काफ़ी वेटेज इंक्रीज़ हो जाती है उस चीज़ की। और एक बात मैं कहूँगा कि जो एथिक्स में आप आंसर लिखते हैं, तो जो भी कोई जैसे ट्रांसपेरेंसी है या अकाउंटेबिलिटी है, जो इस तरह के टर्म्स आते हैं उसकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बुकिश या बहुत ज़्यादा हैवी डेफिनेशन ना लिखें, सिंपल वर्ड्स में उसको लिखें। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया जाना चाहिए, बट उसके लिए आप बहुत भारी शब्द या बहुत ऐसी वोकैबुलरी के पीछे ना भागें कि जो कॉमन टर्म्स से अलग हो। आप बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में उसको लिखें। ऐसे में भी ऐसा ही करना है, ऐसे भी आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है तो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप अपने ऐसे में अगर डाल देंगे तो ऐसे जो है ऑप्शनल हैवी हो जाता है, बट ऐसे आपको लिखना होता है एज अ जनरलिस्ट विद मल्टीपल डायमेंशंस इन माइंड। तो सिमिलरली जो आपका GS हो गए हैं और GS 1, 2, 3 की स्ट्रेटजी अलग है, 4 की अलग है। हाँ, और GS 1, 2, 3 में अगर दोबारा बात करें तो एक स्ट्रक्चर एक आंसर का होता है, इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बॉडी में क्या है, कंक्लूजन कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके, मेरी जो स्ट्रेटजी रही है कि नोट्स बहुत अच्छे से बने होने चाहिए।
क्योंकि एक बार आपके नोट्स अच्छे से बन जाते हैं तो जो मेंस की आंसर शीट पे आप लिख के आते हो दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स। तो अगर मेरे नोट्स कंसाइज हैं और कंसोलिडेटेड हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि क्वेश्चन की डिमांड जो भी होगी, मेरे पास जितना डेटा है उसको मैं किसी ना किसी ढंग से उस आंसर में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं लिख सकूँगा। तो चारों जीएस के लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समस्या, अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका कहना होता है कि कंप्लीट नहीं होता पेपर 3 घंटे में, या राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं प्रिपरेशन की, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अगर कंटेंट आपके पास पूरा है और आपका रिवीजन अच्छा है और फिंगर टिप्स पे चीज़ें आपकी हैं, तो आंसर आप 7 मिनट के अंदर ढंग से लिख दोगे, प्रोवाइडेड दैट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैप डालना है, कहाँ पे आपको फ्लो चार्ट डालना है, कहाँ पे आपको हेडिंग, सब हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन कहाँ करना है, बॉक्स कहाँ पे बनाना है। ये सब प्रैक्टिस से आता है कि आप आंसर लिखें, मॉक टेस्ट लिखें, मॉक टेस्ट चेक होते हैं, फिर आपको मॉडल आंसर उनके देखें, और प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ वो भी बहुत ज़रूरी हैं कि किसी के अगर GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स थे लास्ट ईयर तो मैं उसकी कॉपी देखूं कि मेरे क्यों नहीं हैं या मेरे कैसे आएंगे। सिमिलरली चारों GS के लिए आप जिन जिन लोगों के GS में अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं उनकी कॉपीज़ देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉमनैलिटी दिखाई देती है, एक कॉमन चीज़ दिखाई देती है कि वो पैटर्न, एक जो कॉमन पैटर्न कहा जाता है, साधारण लोग जो लिखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिख दिया और बस हो गया, तो ऐसा नहीं है। जिसके यदि अच्छे मार्क्स किसी के आ रहे हैं तो उसके आंसर में कोई ना कोई अलग चीज़ ज़रूर है कि जो एग्जामिनर ने देखी और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। तो ये सब आप हर GS के लिए टॉपर्स आंसर कॉपी से देखें तो काफ़ी आपको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने का सही टाइम मेरे हिसाब से तो प्रीलिम्स के बाद ही है, और मैंने अपने दोनों अटैम्प्ट्स में प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। उससे पहले मेरा फोकस नोट्स मेकिंग पे होता था कि कंटेंट अच्छे से अच्छा एक बार आप लिख लेंगे तो नोट्स आपके, अगर पूरी नॉलेज आपकी 2-3 पन्नों में आप लिख लेंगे कंसाइज फॉर्म में, तो आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि एक बार आप प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग पर ही ध्यान दें, नोट्स में बहुत ज़्यादा एडिशन या बहुत कुछ रीडिंग, न्यू बुक्स, इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान ना दें। ये सब पहले से प्रिपेयर्ड रखना चाहिए ताकि जब प्रीलिम्स का आपका रिज़ल्ट आए या जब आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तो आपको केवल आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है। 2-2.5 महीने मिलते हैं अभी, या 3 महीने भी आप मैक्सिमम कह सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के इस टाइम में 3 घंटे में पूरी शीट पे लिखना, क्वालिटी आंसर लिखना, उसके बाद उसमें फ़्लो चार्ट्स, डायग्राम्स कहाँ कहाँ पे लाने हैं, पॉइंट्स में कहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ में कहाँ पे लिखना है, एंडिंग कैसी करनी है, मुझे ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन रखने हैं, और कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना है। अगर मैं कुछ अपने आंसर में ऐसा लिखता हूँ कि सही नहीं है तो साथ ही में मुझे उसका सॉल्यूशन भी देना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग आंसर्स हमेशा जो है एग्ज़ामिनर को भी अच्छे लगते हैं और आपको चांसेस होते हैं कि मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात की जाए तो मेरा मानना है कि PIB की वेबसाइट या PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक सोर्सेज होती हैं। डाउन टू अर्थ एक वेबसाइट है जो मैंने काफ़ी फॉलो की। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि ऑथेंटिक चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप न्यूज़पेपर के नोट्स आधे घंटे में देख ले रहे हैं और न्यूज़पेपर रीडिंग ही आपने छोड़ दी। तो ये सब तो एक ब्लंडर जिसको कहते हैं वो है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस ब्लंडर की तरफ आप ना जाएं। ऑनलाइन सोर्सेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो गए हैं, एक ही टॉपिक पे कई लोगों की वीडियोज़ हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जो भी टॉपर्स का रिकमेंडेशन हो या आपका खुद का सेंस हो या आप कोचिंग में हैं अगर, तो जो टीचर्स आपको बताएं उसके हिसाब से अपने ऑनलाइन सोर्सेज को भी अपने ऑफलाइन सोर्सेज की तरह लिमिटेड रखें कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी सोर्सेज रखने हैं, और उनका जो ऑनलाइन वाले जो भी सोर्सेज हैं उनसे मेरा स्टैटिक वाले पार्ट में कंसोलिडेशन हो जाए।
इसके लिए नोट्स मेकिंग ज़रूरी है। अब नोट्स मेकिंग में फिर दो तरह की आप कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी में बना सकते हैं, या ऑनलाइन। तो मेरा जो तरीका था वो ये था कि जो स्टैटिक पार्ट था वो मेरा हार्ड कॉपी में नोट्स थे, और जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था वो मेरा ऑनलाइन नोट्स में बना था। और एग्ज़ाम आने से या आंसर राइटिंग शुरू होने से कुछ समय पहले मेरा ध्यान ये होता था कि ये दोनों चीज़ कंसोलिडेट की जाएं, कि इतने सारे नोट्स ऑनलाइन भी हैं और ऑफलाइन भी हैं, और उनमें अगर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिनर्जी अगर नहीं डेवलप हो पा रही है, तो दोनों का इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा कुछ यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। तो नोट्स मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक कह सकते हैं कि एक आर्ट है। और इसका लेकिन केवल एक ही फॉर्म नहीं है कि मैंने जो जैसे नोट मेकिंग करी वैसे ही की जाए, या किसी पर्टिकुलर टॉपर ने जैसे की वैसे ही की जाए। ये आपकी सहूलियत के हिसाब से है। आपको लिखना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिखें, अगर आपको टाइपिंग अच्छी लगती है तो आप ऑनलाइन रखें अपने नोट्स को, या फिर आप क्लिप्स कर देते हैं पीआईबी से कोई यूआरएल एड्रेस या फिर कहीं और से। तो ये वेरी करता है, बट ऑनलाइन मटेरियल का इम्पोर्टेंस इट कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड मोर, जिसे कह देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं इन योर प्रिपरेशन उसके अक्रॉस आना ही है, और उसने जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आप के जो सोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी सोर्सेज आपको ढूंढने हैं, और वो बहुत अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखें, और मैं भी डिटेल्ड स्ट्रेटजी कभी अगर डालूंगा तो उसमें पर्टिकुलरली एक एक करके सबके बारे में मैं बताऊंगा आपको। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। टाइम टेबल की अगर बात की जाए तो टाइम टेबल मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहा है। मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि मेरा जो सिलेबस है वो सिलेबस जो मंथली या वीकली मैं रखूँ, उसको महीनों में और हफ्तों में उसको बांट करके, फिर हफ्तों से डेली रोज़ के लेवल पे उसको मैं बांट लूँ, और रोज़ का मुझे पता हो कि किस बुक का कौन सा पार्ट मुझे एक दिन में निपटाना है, कौन से नोट्स करने हैं, कोई सा मॉक देना है, ये मुझे पता हो। फिर उसके लिए चाहे 6 घंटे लगें या 10 घंटे लगें, वो चीज़ उस दिन में करनी है। और अगर किसी वजह से आपका एक दिन में नहीं हो पा रहा है एक दिन का टारगेट, तो ये कोशिश करें कि वो वीकली जो टारगेट है वो आपका कवर हो जाए। एक दिन में अगर कम पढ़ पाए हैं आप तो अगले दिन में थोड़ा ज़्यादा घंटे लगाएं, ताकि वीकली टारगेट्स कवर होते चलें। क्योंकि एक बार आप अपने टारगेट्स पे अगर पीछे छूटने लगते हैं तो फिर जो एक कहते हैं कि कैजुअलिटी आ जाती है, और कैजुअलिटी इज़ समथिंग दैट आई वुड से कि प्रिपरेशन फेज़ में कैजुअलिटी इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, कि कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए। डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको नोट मेकिंग कहें या रिवीजन कहें, ये सब करना चाहिए। और कितने घंटे की पढ़ाई हो ये भी वही है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। किसी को 6 घंटे में ही काफ़ी कुछ गेनफुल रीड हो जाता है, किसी का 10 घंटे भी आप केवल बुक खोल के बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा फिर नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से अपने लिए देखें। बट हाँ, ये है कि टाइम टेबल ऐसा रखें जो प्रैक्टिकल हो। ये नहीं कि 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है दिन में और अचीव नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज़ समथिंग जो कि दैट मीन्स यू आर एट द लूजिंग एंड ऑफ दैट, तो आपका खुद का उसमें नुकसान है। डूज़ एंड डोंट्स की बात करें तो देखिए, डूज़ तो ये है कि पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली आते हैं, जर्नी इतनी लंबी होती है, तो कोई ना कोई एक चीज़ आप रखें जिस पे आपको एक आपका किसको कहते हैं फॉल बैक ऑप्शन हो, कि आपको अपने लक पे, अपनी डेस्टिनी पे, अपने हार्डवर्क पे, अपने भगवान पे, कुछ भी चीज़ पे आपको भरोसा है कि हाँ मेरा हार्डवर्क है, इट विल सेल मी थ्रू, इफ़ नॉट इन दिस अटैम्प्ट देन इन नेक्स्ट। कुछ लोग होते हैं जो लक फैक्टर को मानते हैं कि यार चलो 6 अटैम्प्ट देंगे तो एक ना एक बार तो लक साथ में रहेगा ही। तो एक ना एक चीज़ ऐसी हो जो कि आपको मतलब इफ़ यू फॉल बैक, अगर डीमोटिवेटेड लगे तो एक चीज़ हो कि हाँ यार चलो आए, उसको पकड़ा जा सके ना, होल्ड किया जा सके कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ये कहता हूँ कि चलो अगली बार और मेहनत की जाएगी, अगली बार और अच्छे से करेंगे। तो ये एक डूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको छोड़नी नहीं है बीच में तैयारी डीमोटिवेट होके। डोंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डोंट्स में तो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। टाइम वेस्ट करना, यूज़लेस मटेरियल के पीछे भागना, किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी को बिना अपने अनुसार मोल्ड किए
अडॉप्ट कर लेना भी एक बहुत गलत चीज़ है कि मैंने कुछ बोला आपने उसको मान लिया। फेस वैल्यू पे नहीं लेनी है चीज़, अपने हिसाब से मोल्ड की जाए वो चीज़। और डोंट्स में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सोशल मीडिया पे उतना ही एक्टिव रहना है जितना आपका टाइम वेस्ट ना हो, और उसके बाद इंटरेक्शन भी लोगों से ज़रूरी है, क्योंकि एक आपकी मेंटल हेल्थ होती है जो कि आप कहीं जियोपार्डी में हो जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर आप काफ़ी लंबे समय तक हैं इस प्रिपरेशन में, तो उस चीज़ को भी आपको मेंटेन करके चलना है कि मेरी मेंटल हेल्थ की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही है, और फिज़िकल हेल्थ को भी आप ध्यान में रखें। तो डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट जो है एज सच कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान लगा। तो आपकी प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि कैसे हो रही है, कॉलेज में हो रही है या आप घर पे हैं या आप कोचिंग में हैं, उसके हिसाब से डूज़ एंड डोंट्स आपके अलग अलग हो जाते हैं। बट एक एवरेज अगर एक बात की जाए, मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए, तो डूज़ में हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए, और डोंट्स में हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए। बस ये आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी मेरी या जो कॉमन स्ट्रैटेजी होती है वो होती है कि डैफ जो आपका भरते हैं आप मेंस के बाद, उसकी पूरी आपको नॉलेज हो। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और एक जो आपका ऑप्शनल है या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, वही सब जो डैफ में इंक्लूडेड होता है वो आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी पे आएगा, बट अगर डैफ पे आए तो उसका जवाब हम दे पाएँ, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट एज सच रीडिंग में या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं कि एकदम से नहीं होता है। तो बी ऑनेस्ट, जितना आता है उतना वहाँ पे बोलें आप, ब्लफ ना करें पैनल के सामने, और पोलाइट रहें, कर्टियस रहें, हम्बल रहें वहाँ पे। चाहे आप सर्विस में भी ऑलरेडी हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको ये बिहेवियर आपका ऐसा ना लगे कि आप थोड़ा रूड टाइप हैं। तो पैनल को आप आधे घंटे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने का मौका दे सकते हैं वो आप दें, क्योंकि पैनल इज़ देयर टू आस्क क्वेश्चंस टू यू एंड जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो उनको आप मौका दें कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। बाकी इंटरव्यू की मार्किंग काफ़ी कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन सोच होती है कि वो ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो वो चीज़ के चक्कर में आप ना पड़ें, अपना बेस्ट दे करके आएँ उस आधे घंटे में। और अगर आप, मेरा तो जो मानना है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही मार्क्स इंटरव्यू में दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बोर्ड ख़राब नंबर दे रहा है या कोई बोर्ड अच्छे नंबर दे रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस उस दिन कैसी रही है। मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई एक पार्ट है, मुझे जो लगता है पूरी प्रिपरेशन में, पूरी जर्नी में, तो वो मॉक टेस्ट ही हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि एक्चुअली आपसे डिमांड क्या हो रही है। मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स की अगर बात की जाए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मॉक अगर आप प्रीलिम्स का दें या मेंस का दें, तो दोनों में ही एग्ज़ाम सिचुएशन में खुद को माने कि मैं अगर घर पे बैठ के मॉक दे रहा हूँ प्रीलिम्स का, तो ये नहीं है कि मैं एक हाथ में फ़ोन चला रहा हूँ और 100 क्वेश्चन मैंने जो है आधे घंटे में लगा दिए, जो मन किया, और फिर आधे घंटे में मॉक दे दिया। पूरा आपका माइंड कंडीशनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि 2 घंटे में मुझे मॉक देना है, तो वही 2 घंटे एग्ज़ाम हॉल की तरह मैं ढंग से बैठ के मॉक दूँ, ताकि जो थिंकिंग मेरी डेवलप होगी और जो गेस मेकिंग डेवलप होगी वो वही काम आने वाली है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। और सिमिलरली मेंस के लिए पूरे 3 घंटे ऑनेस्टी विद योरसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। बहुत एक ज़रूरी क्वालिटी है कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहें अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपके रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो इसीलिए मेंस में भी मैं जब आंसर लिखूं तो पूरा 3 घंटे में लिखूं, ये नहीं कि मैं जो है 3.5 घंटे में मैंने आंसर लिख दिए और फिर मैं कह रहा हूं कि मॉक मेरा पूरा हो जा रहा है 3 घंटे में। तो ऐसा करके किसी का कुछ, आपको या किसी को कुछ कोई लाभ नहीं हो रहा है ना, नुकसान ही ज़्यादा हो रहा है। तो मॉक्स को आप दें, पर तरीके से दें, ढंग से दें। जैसे आप एक्चुअल एग्ज़ाम देंगे उसी तरीके से मॉक्स दें, तभी उनका फ़ायदा भी है। और मॉक्स से ज़्यादा आप सीखें इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। कोचिंग वाला जो एक क्वेश्चन किया जाता है, तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा इस पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन की है पूरी। अपने तीनों अटैम्प्ट्स में किसी भी फेज़ में, मतलब इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस में, मैंने एज सच
ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं ली है। मैंने मॉक्स हालांकि ज़रूर दिए तीनों स्टेजेस के, जो कि मैं कह चुका हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बट कोचिंग मैंने कोई नहीं ली। मैंने सेल्फ स्टडी ही पूरी की है। तो एक एस्पिरेंट्स के अंदर जो एक मैंने काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, तो एक डर जो होता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग अगर आपको ज़रूरी लगे तो बेशक लें, क्योंकि एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका सिलेक्शन केवल इसलिए ना रुक जाए कि मेरे प्रिंसिपल्स या मेरा मन कहता है कि मैं कोचिंग ना लूँ। अगर आपको लगता है कि विदाउट कोचिंग आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, वेल एंड गुड। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो बिना कोचिंग के जिन्होंने क्लियर किया है और हर साल करते हैं। तो ये कि कोचिंग मैंडेटरी है ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर आपका सेव हो जाता है कोचिंग में, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं वो की जाती है नोट्स की, कि मैं बने बनाए नोट्स आपको दे दिए और आपने उनको रीड किया और आपने आंसर लिख दिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो सेल्फ स्टडी है, चाहे आप कोचिंग करते हैं या नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और आपको उसके साथ उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके कोचिंग के नोट्स भी हैं या आपकी NCERTs भी हैं। तो सेल्फ स्टडी से ही जो नोट्स बन के आते हैं वो एक मतलब कहते हैं कि जो आपने जो उस चीज़ को कैसे समझा उसका रिफ्लेक्शन होता है उन नोट्स में, और मेंस के आंसर में भी फिर कहीं ना कहीं वही चीज़ दिखती है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी इज़ द बैकबोन। अब कोचिंग मैं तो यही कहूँगा कि बिना कोचिंग के संभव है, पर अब आपके लिए संभव है या नहीं है वो आपको अपने लिए जज करना है। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. एस्पिरेंट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि आपकी जब भी प्रिपरेशन शुरू हो, चाहे आप कॉलेज में हो या आप कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले केवल प्रिपरेशन में कूद ना जाएं। आपकी एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, सिलेबस इतना ब्रॉड है कि अगर आप स्ट्रेटजी के तहत आपने काम नहीं किया तो संभव है कि आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, जिसको कहते हैं आप खो जाएंगे मटेरियल के अथाह अनंत सागर में। आपको पता नहीं लगेगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको 1 महीना लगे शुरुआत में, पर स्ट्रेटजी आपकी फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीकनेसेस को। ये सब आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अपनी स्ट्रेटजी एक बनाएं, और उसके बाद रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट द जर्नी, उनका एक अच्छा सा लिस्ट बना लें आप। टॉपर्स ब्लॉग्स या वीडियोस बहुत होते हैं इस चीज़ में, तो वो बना लें आप, और उन पे आप लगे रहें, स्टिक टू देम, और बार बार रिविजन्स, और मतलब कहते हैं कि कीपिंग द मोरल हाई, डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी बहुत लोग हैं, ये बात आप समझें। और सिलेक्शन भी चांस फैक्टर उसमें आप माने या जो भी आप माने, तो कहीं ना कहीं संभव है कि अगर आपका फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि हो जाएगा या बहुत अच्छी रैंक से हो जाएगा। तो इसीलिए एस्पिरेंट्स एक एक वो रखें, अपना एक रीज़न रखें कि क्यों मुझे जाना है इस तरफ सिविल सर्विसेज में, और उससे वो मोटिवेशन टाइम टू टाइम लें। डीकेटी का मेरी जर्नी में हेल्प यही रहा है कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे ये इंटरव्यू है, ऐसे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ तो मैंने नहीं फॉलो किए किसी भी चैनल पे, बट डीकेटी के मैंने इंटरव्यूज़ मैं कहूँगा टोटल आज तक 3-4 इंटरव्यूज़ मैंने ज़रूर देखे, जिनसे कि कहीं ना कहीं मेरी आंसर राइटिंग में या नोट मेकिंग में मुझे फ़ायदा हुआ।
और वो एक जो मुझे फ़ायदा हुआ, मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक भी पहुँचे, इसीलिए ये इंटरव्यू भी मैं दे रहा हूँ। सो DKT कहीं ना कहीं एट द बैक एंड उसका सपोर्ट ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू रहा है। मोटिवेशन यही है, देखिए मेरा मानना तो ये है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सटर्नल होती है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन यू, क्योंकि जब आप फेल होंगे और बहुत ज़्यादा चांस है कि आप हों भी, तो आपको यू हैव टू स्टैंड बैक, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू स्टार्ट मूविंग अगेन। सो नोबडी कैन डू दैट फॉर यू। वो आपको अपना खुद का मोटिवेशन अंदर से लाना है कि मुझे क्यों ये एग्ज़ाम देने के लिए कब मैंने ये डिसीज़न लिया था, क्यों लिया था, और क्या मैं इसको बीच में छोड़ दूँ। तो वो आपका मोटिवेशन है। अपनी तरफ से मैं यही कहूँगा कि मोटिवेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, किस सिचुएशन में आप हैं, किस फेज़ ऑफ माइंड में आप हैं, अगर आपको मन में आपके ये निर्णय है, दृढ़ निश्चय कि मुझे जाना है, तो मोटिवेशन किसी ना किसी फॉर्म में आपके अंदर आ ही जाएगा। तो मोटिवेशन को एक्सटर्नली कहीं ना ढूंढें, स्पेशली ऐसे कि मोटिवेशन कहाँ से लाऊं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आ भी जाएगा तो 1-2 दिन का रहता है, बट इंटरनल मोटिवेशन पूरी जर्नी में आपके साथ रहता है। ओके, सो थैंक यू एंड आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि आपका कुछ इससे लाभ हो और आपकी जर्नी में ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो।